डियर स्टूडेंट्स, हम जो कर रहे हैं इंडियन इकनॉमी कर रहे हैं। इंडियन इकनॉमी में हमारा एक फेज पूरा हो चुका था कि 1990 तक इंडिया में क्या डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ, क्या पॉलिसी अडॉप्ट की। बार बार बता रही हूँ, 1991 एक ऐसा ईयर था जो इंडियन इकनॉमी में यू टर्न साबित हुआ। यू टर्न मतलब अभी तक जो हम पॉलिसी लेकर चल रहे थे, जो हम प्रिंसिपल्स लेकर चल रहे थे, हमने यहाँ टोटली उनको चेंज कर दिया। जो अभी तक हमारी पॉलिसी थी सोशलिज्म की तरफ जो हमारा ज़्यादा झुकाव था, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज थी, गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, वो सारा पैटर्न हमने चेंज कर दिया। इकोनॉमी जो है एकदम यू टर्न ले लिया। तो 1991 में इंडियन इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स हुए उनको हम नाम देते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इन रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी को अडॉप्ट किया, इसलिए इस चैप्टर का नाम कहीं कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिखा होता है। चैप्टर का नाम में आपको ये भी मिल सकता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इन रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने एकदम नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, इसलिए चैप्टर का नाम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी होता है। और गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए थे उसमें तीन चीजें मेन थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो रिफॉर्म्स तीन स्टेजेस में किए गए या तीन अलग अलग कैटेगरी में किए गए: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये कई बुक्स में चैप्टर का नाम ये भी दिया हुआ है। तो हम इस चैप्टर को जब शुरू कर रहे हैं तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारी जिन फैसिलिटीज को आज आप ज्वाइन कर रहे हो, हमारी जनरेशन है, हमने अपने यंग टाइम में उन फैसिलिटीज को नहीं एंजॉय किया। आप उन फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे हो, तो ये सारा जो एंजॉय आप फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हो, जैसे आप मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आजकल प्राइवेट कंपनी आई हुई है। हम लोगों के पास अपने टाइम में सब क्या था, MTNL था, लैंडलाइन फोन था, और लैंडलाइन फोन की भी सर्विस अच्छी नहीं होती। तो ये सारा हमारा जो है, ये तो सिर्फ एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इसमें हम आगे डिटेल में करेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या हुआ। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1950 से 1990 तक 40 सालों तक जो इकोनॉमी चल रही थी, जिस तरीके से चल रही थी, वो मेथड्स हमें चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हमें पॉलिसी पूरी चेंज करनी पड़ी, क्यों हमें इकोनॉमी में टर्न लेना पड़ा, वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या क्वेश्चन हो गया नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पॉइंट्स मैंने लिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स को आपने बहुत डिटेल में याद करना है, और साथ में फिगर्स के साथ। ये कोई भी पॉइंट दे रहे हैं उसमें डेटास आपको जरूर देना है। बिना डेटास के आपके पास कुछ चीज़ क्लियर नहीं होगी कि ये क्यों हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये क्या रीज़न हुआ कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ी। सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारे पास हाई फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट तो आपको पता ही है क्या होता है, तो यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। जब इंडियन इकोनॉमी 11th में हुआ करती थी, लास्ट से लास्ट ईयर वहाँ बच्चों को फिस्कल डेफिसिट पूरा बताना पड़ता था, लेकिन यहाँ अब हम मैक्रो में फिस्कल डेफिसिट हम पूरा डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए जब आप डिस्कस कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, तो आप यहाँ फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन भी दे सकते हो। तो इसमें क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर हैं, गवर्नमेंट की रिसीप्ट से बहुत ज़्यादा हो जाए। इंडिया में 1980s तक जो फिस्कल डेफिसिट था वो 5.1% था। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा था, टोटल GDP का 5.1% था फिस्कल डेफिसिट। लेकिन ये बढ़ता रहा, धीरे धीरे बढ़कर ये जो डेफिसिट है ये 7.8% पर पहुंच गया। टोटल GDP का 7.8% बढ़ गया, जबकि जो वर्ल्ड बैंक है वो ये कहता है फिस्कल डेफिसिट मोर देन 5% नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 1990 तक 7.8% बढ़ा। अब ये फिस्कल डेफिसिट इतना क्यों बढ़ा? क्योंकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू की सोर्स तो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, लेकिन आपने देखा कि 1990 तक पब्लिक
बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका था। इतनी सारी चीज़ों का प्रोडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा था, और गवर्नमेंट सेक्टर के जो इंटरप्राइज थे वो लगातार लॉस में चल रहे थे। तो गवर्नमेंट सेक्टर के इंटरप्राइज जो लगातार लॉस में चल रहे थे, उस लॉस की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता जा रहा, लेकिन उन इंटरप्राइज से गवर्नमेंट के पास इनकम कोई जनरेट नहीं हुई। गवर्नमेंट को अपने रूटीन के खर्चे पूरे करने ही थे। वो रूटीन के खर्चे में चाहे आपके पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए, चाहे वेजेस देना है, चाहे सैलरीज देना है, चाहे पेंशन देना है, क्योंकि देखिए 1990 तक तो इतने सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो रिटायर होने लग गए, और उस टाइम जो है हर एक जो गवर्नमेंट इंटरप्राइज था उसमें रिटायरमेंट के बाद जो है वो पेंशन दी जाती थी। गवर्नमेंट ने जो पेंशन का क्लोज है वो 2008 में ख़त्म कर दिया। 2008 में गवर्नमेंट ने पेंशन जो है बहुत सारे एरियाज में कम कर दी, लेकिन आप 1990 तक तो गवर्नमेंट सर्विस में कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में था, चाहे वो टीचर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो आर्मी में है, सबको पेंशन मिलती थी। तो गवर्नमेंट का पेंशन का खर्चा बढ़ता चला गया। उसके बाद गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम के ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने अपना बढ़ा दिया। सोशल वेलफेयर स्कीम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, इनके ऊपर गवर्नमेंट के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे, लेकिन टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट की कलेक्ट नहीं हो रही थी। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसका फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ता चला। एक टाइम ऐसा आ गया 1990s में कि गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो रेशो 39% तक पहुंच गया। मतलब गवर्नमेंट की इनकम का 39% जो था वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जाने लगा। इतनी ज़्यादा बोरोइंग हो गई, फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग बढ़ती चली गई। बोरोइंग बढ़ने से क्या है, गवर्नमेंट का जो डेप्ट में गवर्नमेंट जो है उसमें बिल्कुल जो एक डेप्ट ट्रैप है उसमें फंस गई। उससे इंटरेस्ट पेमेंट लगातार बढ़ती चली गई, और इंटरेस्ट पेमेंट 1990 में ये हालत थी कि गवर्नमेंट की जो टोटल रिवेन्यू कलेक्शन होता था, ये फिगर आप नोट कर लीजिए, टोटल रिवेन्यू कलेक्शन होता था उसका 39% हिस्सा गवर्नमेंट सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट देने में लगा देती थी। मतलब गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू कलेक्शन हुआ, मान लो 100 रुपये गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए, तो उसमें से 39 रुपीज़ जो है वो सिर्फ किस में चले जाते थे, वो चले जाते थे इंटरेस्ट पेमेंट में। तो इंटरेस्ट पेमेंट 39 रुपीज़ का इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्चे करने का मतलब, इससे गवर्नमेंट जो है देश के लिए कोई डेवलपमेंट प्रोसेस तो शुरू हो नहीं रहा। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या है, अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। खर्चों को कम करेगी गवर्नमेंट, तभी तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होगा। दो तरीके हैं फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, या तो आप अपनी रिवेन्यू इंक्रीज करो या आप अपने एक्सपेंडिचर कम करो। अब रिवेन्यू इंक्रीज करने का कोई जरिया नहीं था, और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के, क्योंकि इतने सारा इंटरप्राइज गवर्नमेंट के पास थे, और एक बार जो इंटरप्राइज शुरू हो गया तो उसके जो काम करना, आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में जब एक बार जॉब मिल जाते हैं तो आप निकाल तो सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी उतना ज़्यादा आपको वेजेस देना पड़ेगा, वो वेजेस आपके कम नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जरूरत महसूस होने लगी कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रिड्यूस किया जाए, और फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन किया जाए। जो लगातार 1947 से 1990 तक इतना एक्सपेंशन किया गया था, वो एक्सपेंशन कम करके आपको क्या करना था, उसका कॉन्ट्रैक्शन करना। वो सेक्टर आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसकी एक बहुत ज़्यादा जरूरत थी, इसलिए गवर्नमेंट को पॉलिसी में चेंज करना पड़ा। सेकेंड पॉइंट आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हम मैक्रो में पढ़ चुके। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हमने किया था, इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या था? जब हमारी जो फॉरेन कैपिटल है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसका इनफ्लो बहुत कम है और आउटफ्लो हमारा बहुत ज़्यादा है। तो 1990 तक इंडिया जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को बहुत हाई लेवल पर जो है वो फेस कर रहा था। कुछ तो इसके लॉन्ग टर्म थे और कुछ एकदम एट ए टाइम कुछ अर्जेंट रीजंस भी रहे। पहले हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लॉन्ग टर्म रीजंस, क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारा क्रिएट हो रहा था। ऊपर हमने कहा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, मतलब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ रहा था, और लोन जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं।
हमारे एक्सटर्नल लोन मतलब जो हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ लेते हैं, एक्सटर्नल लोन हमारे बहुत ज़्यादा हो गए थे। 1980 में एक्सटर्नल लोन थे जीडीपी का 12% और 1991 तक जो हमारे एक्सटर्नल लोन थे वो 23% ऑफ जीडीपी हो गया। मतलब बाहर देशों से हमने 23% लोन, जीडीपी का 23% हमारा क्या था, लोन के रूप में था। अब लोन ज़्यादा लेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ये जो इंटरेस्ट पेमेंट था 1990 तक ये सिचुएशन हो गई थी कि जो एक्सपोर्ट से हमारी जो अर्निंग होती थी उसका 15%, 15% हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में देते थे। 15% जो है वो हमारा जो एक्सपोर्ट अर्निंग का था हिस्सा था जो वो था, और धीरे धीरे ये ऐसे हुआ 1991 तक बढ़कर 30% हो गया। 1991 में जो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग थी उसका 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ किस में चला जाता था, इंटरेस्ट पेमेंट कर, बाहर देशों के इंटरेस्ट पेमेंट कर। तो ये तो जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है वो तो किस लिए चलती आ रही थी कि बाहर देशों से लगातार उधार लेते जा रहे थे, इससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा डेफिसिट चल रहा था। फिर 1990s में कुछ हमारे शॉर्ट टर्म रीजंस क्रिएट हुए जिसको एट ए टाइम कहते हैं, और 1990 में क्या हुआ था, गल्फ वार हुआ था। गल्फ वार, खाड़ी युद्ध। ये युद्ध था ईरान और इराक, जो दो गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान और इराक, उन देशों में युद्ध था। अब उसका इंडिया के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ा। हम लोगों के ईरान और इराक के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट थे ऑयल को लेने के लिए, जिसमें हमारी जो प्राइसेस हैं वो बहुत फिक्स थी। लेकिन 1990s में इन दो देशों में लगातार कई सालों तक युद्ध चला। अब युद्ध चलने से इनका जो प्रोडक्शन है वो हो गया खत्म। अब जब ये प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो फिर ये एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो इनका एक्सपोर्ट्स कम हो गया और तेल की जो प्राइस है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब आपको आज भी पता है कि हमारा जो ऑयल के रिजर्व्स है हमारे पास बहुत कम है। हमें जनरली जो है अपनी रिक्वायरमेंट का बहुत सारा ऑयल, ऑलमोस्ट, बहुत सारा नहीं, ऑलमोस्ट ऑयल हमें बाहर से इंपोर्ट करना है। तो उससे क्या हुआ कि इससे हमारा जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो बहुत महंगे हो गए, इंपोर्ट्स बिल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि जो हमारे गल्फ कंट्रीज में वहाँ बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो काम करते हैं। अब इंडियन जो काम करते हैं वहाँ से वो रेमिटेंसेस भेजते रहते थे, तो इंडिया के पास एक फॉरेन करेंसी का एक बहुत बड़ा स्टॉक हमारे पास आ जाता है। हमें फॉरेन करेंसी को बोरो करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब एक गल्फ क्राइसिस हुआ तो वहाँ पे सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज डाउन हो गई। वहाँ रहने वाले जो इंडियंस हैं, एनआरआई थे जो वहाँ, वो एनआरआई जो हैं ऑलमोस्ट इंडिया शिफ्ट कर गए, जॉब छूट गई। तो इससे हमारे जो फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक हमारे पास वहाँ से आ रहा था वो एकदम खत्म हो गया। अब फॉरेन करेंसी का स्टॉक खत्म हो गया, जरूरत हमारी ज़्यादा होने लगी लेकिन स्टॉक हमारे पास खत्म हो गया। तो ये जो गल्फ क्राइसिस है, स्टॉक जो बैलेंस ऑफ हमारे पास पेमेंट के ऊपर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, उसका एक रीजन रहा लोन और दूसरा रीजन रहा गल्फ क्राइसिस। तो इनका टोटल रिजल्ट क्या रहा कि हमें फॉरेन करेंसी का स्टॉक हमारा दिन प्रतिदिन कम होता चला, पेमेंट ज़्यादा करनी थी और आना बंद हो गया। अब 1991 में एक सिचुएशन ऐसी आई कि इंडिया जब इंपोर्ट कर रहा था ऑयल का तो हमारे पास 15 दिनों की पेमेंट करने के लिए भी फॉरेन करेंसी का स्टॉक नहीं बचा। जो हमें इंपोर्ट की पेमेंट करनी थी इतने पैसे भी हमारे पास नहीं बचे। पैसे का मतलब फॉरेन करेंसी की जो हम 15 दिनों का पेमेंट करते हैं। इससे क्या होता, हम इंपोर्ट की पेमेंट नहीं कर पाते और इंडिया एक डिफॉल्टर बन जाता। अब डिफॉल्टर से बचने के लिए हमने आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक, उस समय वर्ल्ड बैंक का नाम था
IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1995 में बना था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से पहले इसका नाम था IRBG इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उससे हमें $7 बिलियन का लोन लेना पड़ा। अब आप कहोगे लोन तो हम पहले भी लेते रहे थे, लेकिन ये लोन दूसरी चीजों से अलग था। इस लोन को लेने के लिए हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपने RBI का जो गोल्ड था वो एज ए प्लेज रखना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा। ये देश के लिए बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की सिचुएशन है। जैसे आजकल हम पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो आपको सबको पता है, वही मैं उस समय, अब ये अगर आप एक माइक्रो लेवल पर देखो, ये वही बात है कि अगर कोई व्यक्ति किराने की दुकान पे सामान लेने जा रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है, अब लोन बढ़ता जा रहा है, वो आपको देता जा रहा है, पैसा उधार देता जा रहा है। और एक सिचुएशन ऐसी हो गई कि जब आप लोग वहाँ पे उसके पास उधार लेने गए, किराने का सामान मांगने गए, तो उसने आपके हाथ से मुट्ठी रखवा के उसको लोन के रूप में रख लिया। तो इंडिया के लिए भी हमारा जो रिजर्व बैंक का स्टॉक है गोल्ड का, वो हमारी देश के लिए एक रेपुटेशन है। अब वो रेपुटेशन है तो वो सोना हमें वर्ल्ड बैंक के पास, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसके पास हमें गिरवी रखना पड़ा, जब हमें $7 बिलियन का लोन लेना पड़ा। अब जब इन दो इंस्टीट्यूशन ने हमें लोन दिया तो इन्होंने कहा कि आपको अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, और इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ आ गया था कितने खर्चा काम करने से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए हमें अपनी पॉलिसी जो है रातों रात चेंज करनी पड़ी। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, इसमें मैंने 3 पॉइंट कवर करवा दिए। आपके पास ये बुक्स में 3 पॉइंट अलग अलग दिए हुए हो सकते हैं, तो आप तीनों पॉइंट को अलग अलग भी बना सकते हो। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस किस लिए हुआ? गल्फ क्राइसिस से, तो ये पॉइंट आपकी बुक्स में अलग बना हुआ है। फिर गल्फ क्राइसिस से आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो कम होने शुरू हो गए, तो ये पॉइंट भी कई बुक्स में अलग बना हुआ है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, इसमें आपके पास कई बुक्स में इसको 3 पॉइंट्स में डाला हुआ, लेकिन तीनों इंटर रिलेटेड है, तो मेन पॉइंट एक ही बनेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता क्या है, क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि गल्फ क्राइसिस हुआ। और गल्फ क्राइसिस क्रिएट होने से रिजल्ट क्या रहा कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके स्टॉक कम हो गए। तो कई बुक्स में ये जो पॉइंट है आपके पास अलग अलग बने हुए हैं, तो आप चाहो तो एक पॉइंट में डाल सकते हो, नहीं चाहो तो आप इनको 3 पॉइंट्स में अलग अलग डाल सकते हो। ये मैंने बताया इसलिए है कि आपको लगे कि मैंने कोई पॉइंट डिस्कस नहीं किया। इसमें 3 पॉइंट्स मैंने एक साथ डिस्कस कर लिए, क्योंकि तीनों पॉइंट्स आपके पास इंटरलिंक्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कि उस समय जो इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइस लगातार, ये हम मैक्रो में कर चुके हैं सारी टर्म्स, तो यहाँ दोबारा नहीं करवाने की जरूरत है, तो बस इनमें मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन होता है जब प्राइस लगातार बढ़ती रहे। उस समय देश में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम थे, इंपोर्ट्स बहुत महंगे थे, देश का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत डाउन हो चुका था। तो उस समय महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, अब ये 11th में पढ़ के आए हो आप, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 11th में इंडेक्स नंबर में हमने किया था। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर उस समय 10.3 थे, जो पिछले 10 सालों का मैक्सिमम लेवल था। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है 10.3 था, जो पिछले 10 सालों का मैक्सिमम लेवल था। और जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो हो गया था 11.6, जो बहुत ज्यादा था। और इसकी वजह से खासकर इसमें इन्फ्लेशन में जो फूड आइटम्स थे, फूड आइटम्स हैं, उनकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और इनकी प्राइसेस को बढ़ने के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कारण थे। एक्सटर्नल कारण थे गल्फ जो क्राइसिस था, गल्फ क्राइसिस के कारण ऑयल महंगा हो गया, और आपको पता है ऑयल महंगा होने से हर एक चीज जो है महंगी हो जाती है। ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ज़्यादा बढ़ने से इवन फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से फल और सब्जियाँ जो महंगी हो जाएगी, रॉ मटेरियल सारा महंगा हो जाएगा। तो इससे जो प्राइस है वो बहुत तेजी से लगातार इंक्रीज हो रही थी। और गवर्नमेंट को इसके लिए
पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत हुई। 4th पॉइंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। हम देख चुके थे कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका एक्सपेंशन होते होते इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया था कि उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च हो रहा था। अब जब गवर्नमेंट सेक्टर का एक बहुत बड़ा जो खर्च, उसमें हमारी जो जीडीपी का एक बहुत बड़ा खर्च जो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा था, लेकिन इस सेक्टर से जो इनकम होनी चाहिए थी वो इनकम जनरेट नहीं हो रही थी। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट। ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है ऑलमोस्ट इवन 90% इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट ऐसी थी जो लॉस में चल रही थी। अब लॉस में चलने का मतलब उनको पैसा चाहिए लेकिन प्रोडक्शन उनका जीरो था। तो ये जरूरत महसूस होने लगी कि जो पीएसयू है इनके लिए एक अलग पॉलिसी बनाई जाए। जो पीएसयू लगातार हानि में चल रहे हैं, जिनको 25-30 साल हो गए हानि में चलते हुए, गवर्नमेंट को उन सेक्टर्स की जो यूनिट है वो बंद कर देनी चाहिए। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को जरूरत महसूस हुई कि जो हमारी पॉलिसी है वो आपके पास चेंज होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन की फॉर्म बहुत अलग अलग होती है। एक तो मैंने बोर्ड पे लिखा है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या क्वेश्चन आ सकता है नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या क्वेश्चन आ सकता है नीड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, या आपके पास हो सकता है कि इस वाली सिचुएशन को 1991 में जो हुआ था इसको हमने इकोनॉमिक क्राइसिस का नाम दिया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनकी जो ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे शुरू हुए और क्यों गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ा। तो इन सब के कारण हमें जो है अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ा। तो ये हो गया इनकी नीड। अब इनकी नीड के साथ साथ एक अलग पॉलिटिकल फैक्टर था उस समय। पॉलिटिकल फैक्टर क्या था कि अभी मैंने बताया हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का जो है वो लोन लेना पड़ा। अब इतना लोन लेने के लिए जो ये इंस्टीट्यूशन थे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे, इन्होंने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज करे। और इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज किया। उस समय तक हमारे पास क्या था, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिशन नहीं दे रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जनरली हम बहुत कम एरियाज ऐसे थे जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन थी, लेकिन जो वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज थे वो ये चाहते थे कि इंडिया अपनी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको परमिशन दे। तो उसकी वजह से भी हमें अपनी पॉलिसी में चेंज लाना पड़ा। अब हम करेंगे कि जो फॉरेन पॉलिसी, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज हुआ, इस इकोनॉमिक पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट क्या थे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी जो टॉपिक हम करेंगे वो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके 3 इंस्ट्रूमेंट थे, मतलब 3 हमने रिफॉर्म्स, 3 जो रिफॉर्म्स किए हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर। वो 3 कैटेगरी थी हमारी LPG, इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम LPG पॉलिसी भी कहते हैं। L4 था लिबरलाइजेशन, P था प्राइवेटाइजेशन और G था ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसके जो रिफॉर्म्स है, 3 एरियाज हैं। ये इसका हमें बहुत डिटेल में करना है। यहाँ सिर्फ आप इस वाली वीडियो में मैं इनके सिर्फ मीनिंग आपको बता रही हूँ कि ये क्या था। फिर आगे सारे जो हैं ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। उस समय जो पीवी नरसिम्हा राव है उनकी गवर्नमेंट थी। उनको जो है फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम मनमोहन सिंह थे, जो बाद में हमारे प्रधानमंत्री बने। उनको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के प्रेशर में नई इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा करनी पड़ी, जिसको एलपीजी मॉडल का नाम दिया गया।
तो एलपीजी मॉडल में सबसे पहले हम देख रहे हैं मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन वर्ड बना है लिबरल। लिबरल वर्ड क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर को हमने इतनी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रखी थी, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने टोटली अपने अंडर कंट्रोल में रखा हुआ था, उनको किसी चीज में भी फ्रीली काम करने के लिए परमिशन नहीं थी। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ नहीं था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो आपने डिटेल में किया, हर एक सेक्टर को गवर्नमेंट ने ऐसे ही किया हुआ था कि टोटली कंट्रोल में था। जैसे फॉरेन एक्सचेंज में भी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, फेरा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का भी रेगुलेशन था जो हमने मैक्रो में किया, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड एक हमारे पास जो है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज जो पॉलिसी है वो थी उस समय। तो हर एक चीज को गवर्नमेंट सेक्टर ने टोटली जो है, गवर्नमेंट सेक्टर एक जैसे पपेट होता है, इंडियन इकोनॉमिक पपेट थी, और इस पपेट को अपनी उंगलियों पे कौन नचा रहा था? गवर्नमेंट सेक्टर। कहीं भी प्राइवेट सेक्टर को कोई फ्रीडम नहीं दी हुई थी। तो लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्रियल था, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर था, चाहे वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर था, सबको लिबरल कर दिया गया, उनको छूट दे दी गई, उनको फ्री कर दिया गया। तो ये था लिबरलाइजेशन। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या था कि जो हम कह रहे हैं, बार बार हम जो कह रहे हैं कि जो उसमें गवर्नमेंट पीएसयू है उनकी पुअर परफॉर्मेंस थी। जो पीएसयू है वो सिर्फ क्या हुआ था, खाली कुएं बन गए थे जिसमें सिर्फ पैसा डालना है, कमाई का कोई जरिया नहीं था। तो प्राइवेटाइजेशन क्या पॉलिसी थी कि जिन सेक्टर्स को अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर चला रहा है उन सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, मतलब उन इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया जाए, जिसको नाम दिया गया डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट हमने गवर्नमेंट बजट में किया था। इन्वेस्टमेंट होता है पैसा लगाना। 1990 तक गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सेक्टर में लगातार पैसा लगा रही थी। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया कि जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज अभी तक गवर्नमेंट के पास थी, गवर्नमेंट ने उनको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। जैसे आप देखिए जो दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था, दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने टाटा पावर को सेल किया, ये प्राइवेटाइजेशन। ऐसे मारुति सुजुकी गवर्नमेंट के उसमें 51% शेयर्स थे, गवर्नमेंट ने उनके शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया, जो कैपिटल रिसीप्ट में हमने बहुत डिटेल में डिसइन्वेस्टमेंट किया। तो डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ नाम दिया गया डिसइन्वेस्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन दोनों में बहुत फर्क है। अब गवर्नमेंट ने जब जिन कंपनियों को अभी तक गवर्नमेंट चला रही थी उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आने की परमिशन दे दी, वो लिबरलाइजेशन था। जैसे आप देखिए एयरलाइंस है, पहले सिर्फ एयरलाइंस में आपको सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन थी एयरलाइंस में, या आपके पास टेलीफोन इंडस्ट्री जो है उसमें सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन थी। लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने उनको प्राइवेट कंपनी को भी परमिशन दी थी, वो लिबरलाइजेशन था, उदार हो गया, लिबरल हो गया। लेकिन गवर्नमेंट जब बिजली डिपार्टमेंट को टाटा कंपनी को बेची है वो प्राइवेटाइजेशन है। तो दोनों में डिफरेंस है। जब एरियाज में प्राइवेट सेक्टर को प्रोडक्शन करने की परमिशन दी गई वो लिबरलाइजेशन था, और जब गवर्नमेंट ने अपनी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया वो प्राइवेटाइजेशन। जैसे आपके पास जो बार बार मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो आपका जो है प्राइवेटाइजेशन, जैसे आपका बिजली डिपार्टमेंट है, या आप देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन किया है, कितने सारे रूट ऐसे हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान भी गवर्नमेंट ने कितने सारे रूट ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनी को दे दिए। तेजस ट्रेन पहली इंडिया की ट्रेन है जिसको प्राइवेट कंपनियां ऑपरेट करेंगी। तो प्राइवेटाइजेशन क्या था कि जिनको अभी तक गवर्नमेंट चला रही थी बेच दो उनको, प्राइवेट सेक्टर अपने आप उनको चलाए। तीसरा था इसमें ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल बनाना। अभी तक हमने इंडियन इकोनॉमी को क्या कर रखा था, टोटली एक बंद कमरे की तरह रखा हुआ था, जहां बाहर से ज़्यादा आना या बाहर से ज़्यादा बाहर वाली कंपनियां हमारे यहाँ नहीं आ सकती, हमारे देश की कंपनियों को बाहर ज़्यादा परमिशन नहीं थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो हमारे कुछ एरियाज ऐसे थे, बहुत थोड़े से एरियाज ऐसे थे जहां हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन थी, और अगर वो एरियाज थे भी तो उन एरियाज में 49% से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज को कोई परमिशन ही नहीं थी। तो ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या किया, हमने इंडियन इकोनॉमी को हमने वर्ल्ड के लिए खोल दिया।
फॉरेन कैपिटल की मूवमेंट को हमने इंक्रीज कर दिया। बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, हम बाहर की कंपनियों के लिए जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह इसके बाद भी खुले, जो आउटसोर्सिंग का काम है कि इंडिया में रहते हुए बाहर के लिए काम करना, ये सारा हमने किस में किया? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या कि जब हम अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल बना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए हम खोल रहे हैं, तो ये था ग्लोबलाइजेशन। तो ये इस वाले में मैंने सिर्फ आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट बताए हैं। उसके बाद इनके अलग अलग जो एरियाज है, लिबरलाइजेशन किन किन एरियाज में किया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अलग, फाइनेंशियल सेक्टर में अलग। उसके बाद जो आपके पास है बैंकिंग सेक्टर में कैसे किया गया लिबरलाइजेशन, ये हम अलग अलग करेंगे। लिबरलाइजेशन को भी हम अलग अलग सेक्टर में करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में, टैक्स सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब लिबरलाइजेशन के भी हमने 5 एरियाज करने हैं, तो 5 एरियाज अलग अलग 4 मार्क्स के बने। तो इसलिए उनका जो डिटेल है वो हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके डिटेल में करेंगे, जिसमें हमें डिटेल बजट पता चलेगा कि इनके अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या किया है।